आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले 6 to 8 के लिए हिंदी विषय अध्यापक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण साथियों, क्योंकि आज के इस वीडियो में 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने वाले हैं हम लोग प्रैक्टिस। और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है, इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में मुझे उम्मीद है कि आपने किसको माना होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प सी को बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। उन्होंने कहा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन शुक्ल जी का है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है। तो आप जानते हैं विचार, वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कुटज जैसे निबंधों की रचना करने वाले रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उत्तर चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। विकल्प पी राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है। और इस प्रश्न का जवाब आपने मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि घनानंद को चुना तो बिल्कुल सही जवाब घनानंद की पंक्तियां हैं। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। सुजान ही तिस्कलता इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं। चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। तो आप जानते हैं 1939 ईस्वी में चिंतामणि का पहला भाग जिसका संपादन शुक्ल जी ने स्वयं किया था। और इसके अलावा 1945, 1983 और 2002 4 भागों में अब तक चिंतामणि निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो विकल्प इसका राइट आपने सेलेक्ट किया 4, तो डी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब है। 4 भागों में प्रकाशित हुआ है शुक्ल जी का निबंध। अगला, जक्शन कहानी का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। जक्शन कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो एक ऐसी कहानी जिसमें उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के प्रति घृणा करने की मनोवृत्ति का परिचय मिले। और गजानन माधव मुक्तिबोध उत्तर चुना आपने बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न, हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है। हिंदी का पहला रेडियो नाटक पूछा जा रहा है आपसे, किसे माना जाता है। छठवें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। 1937 ईस्वी में प्रकाशित, अगर आपने सेलेक्ट किया है किसको, चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखे गए, चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया है, चतुरसेन शास्त्री द्वारा राधा कृष्ण, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7वां प्रश्न, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रक्षाबंधन नाटक नहीं बल्कि रक्षाबंधन कहानी का लेखक पूछा जा रहा है। रक्षाबंधन कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। सरस्वती पत्रिका में 1913 ईस्वी में यह कहानी छपी थी। विकल्प सी राइट आंसर के साथ हैं आप। 8वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। 8वें प्रश्न में निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखों में कौन सा युग्म सही है, इसका आपको जवाब बताना है। तो देखिए, सहचर है समय, यह रामदरस मिश्र की रचना है। रामदरस मिश्र की रचना है। कस्तूरी कुंडल बस है, यह मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े टुकड़े दास्तान
यह अमृतलाल नागर की रचना है, जबकि गुरुदत्त हैं घर की बात के लेखक, गुरुदत्त की रचना है। तो विकल्प सी राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है कि आवारा मसीहा इसमें से किस साहित्यकार की जीवनी है। आवारा मसीहा का रचनाकार तो आप जानते हैं कि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई यह जीवनी किसकी है? शरद चंद्र चटर्जी जी की जीवनी है। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? जूठन का लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब, 10वें प्रश्न का राइट आंसर। जूठन 1997 ईस्वी की प्रकाशित रचना है और यह ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने 1855 ईस्वी में आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर से प्रारंभ किया था। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। क्षमा करें, 1881 ईस्वी में प्रकाशन इसका हुआ था। 1881 ईस्वी में हुआ था। विकल्प मिर्जापुर आपने राइट चुना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? 12वें प्रश्न का सही जवाब। देखिए, लल्लू लाल जी को खड़ी बोली गद्य लेखक का माना जाता है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है और यह जो है किसके अनुसार है? नरेंद्र कोहली के अनुसार। नरेंद्र कोहली के अनुसार जॉन गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र को जो है खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय दिया जाता है। खड़ी बोली नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र को दिया जाता है। नरेंद्र कोहली की पुस्तक है साथियों व्यंग गाथा। व्यंग गाथा। इसके अनुसार उन्होंने लिखा है कि लल्लू लाल जी ने गद्य लेखन का कार्य जो है खड़ी बोली में प्रारंभ किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? 13वां प्रश्न। ब्रज भाषा में लिखी गई यह विक्रमी संवत 1706 ईस्वी की रचना जिसके लेखक हैं सेनापति। सेनापति। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? शुक्ल जी के अनुसार हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1900 ईस्वी की कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा जो इंदुमती है, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है, यह किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। फटाफट चयनित करते हैं। 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा?
तो इसमें देखिए सही विकल्प आपका प्रेमाश्रम जो है, प्रेमाश्रम, इसका प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी है। वहीं गबन, गबन का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है। जबकि कर्मभूमि 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जबकि गोदान 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। यानी प्रेमाश्रम का प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी, गबन का 1931 ईस्वी और कर्मभूमि 1932 ईस्वी, गोदान 1936 ईस्वी का है। इस हिसाब से विकल्प आपने सी को चुना, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है। दैनिक पत्र हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में कहां से होता था? 16वें प्रश्न का सही जवाब 16वें प्रश्न का राइट आंसर आपने प्रतापगढ़ विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, गलत तथ्य इसमें से आपको चयनित करना है। तो दिनमान के प्रथम संपादक कौन थे? अज्ञेय जी थे। कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, जबकि पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी। तो विकल्प इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। रघुवीर सहाय न होकर के अज्ञेय जी हैं। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? इसका आपको जवाब बताना है। 18वें प्रश्न का सही उत्तर, मुझे उम्मीद है कि आपने किसको चुना होगा? तुलसीदास जी के संदर्भ में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उत्तरायण किसकी रचना है? उत्तरायण कृति का रचनाकार पूछा जा रहा है और आपने राम कुमार वर्मा जी को चुना इस प्रश्न का जवाब, तो डी विकल्प के साथ राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 20 है कि हरिऔध जी के प्रिय प्रवास में महाकाव्य में सर्गों की संख्या पूछा जा रहा है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। इसमें 17 सर्ग हैं। सर्गों की संख्या कितनी है? 17 सर्ग हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है इस पे? प्रश्न संख्या 21 में आप जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई राम की शक्ति पूजा जो रचना है, इस पे जो है कृतिवास द्वारा लिखा गया बंगला रामायण। विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। समीक्षात्मक रचना आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने रमेश चंद्र शाह को चुना होगा। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23वां है कि निम्नलिखित साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? और आप जानते हैं कि सुमन राजे उत्तर चुना आपने। बी विकल्प राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न है कि माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? 24वें प्रश्न का राइट आंसर आदिकालीन कवि जिन्हें अभिनय जयदेव और मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, विद्यापति को चुना,
तो बिल्कुल सही जवाब कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 25 है कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के लिए है? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने सेनापति को चुना होगा। किसको चुना आपने? सेनापति। तो सी विकल्प राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26, भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, 26वें प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुना? आचार्य देव को। तो राइट आंसर है विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? 27वें प्रश्न का राइट आंसर प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है चौखट विकल्प सी को। तो राइट आंसर है चौखट उपन्यास द्रोणवीर कोहली का है। किसका है? द्रोणवीर कोहली का उपन्यास है। बाकी कितने पाकिस्तान, डाक बंगला, काली आंधी, ये उपन्यास कमलेश्वर के हैं। अगला प्रश्न, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन किसका है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया राजेंद्र यादव। तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 29, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, तो यह उक्ति किसके लिए है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है भिखारी दास को। बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न, जमुन जल तुम काव्य की रचनाकार कौन है? जमुन जल तुम काव्य का रचनाकार आपने केदारनाथ अग्रवाल विकल्प डी को चुना। तो राइट आंसर है। ये प्रगतिशील काव्यधारा के कवि हैं, याद रखिएगा, प्रगतिशील काव्यधारा के कवि हैं, प्रगतिशील काव्यधारा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31वां प्रश्न है कि हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन का लेखक पूछा जा रहा है। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर किशोरीदास वाजपेयी विकल्प बी को चुना। तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32वां प्रश्न की पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? और प्रसिद्ध निबंधकार चंदन शर्मा गुलेरी विकल्प बी को चुना आपने। बिल्कुल सही जवाब। 100 से अधिक निबंध इन्होंने लिखे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपन्यासों में से श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया इसमें से उपन्यास आपको सेलेक्ट करना है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने 1973 ईस्वी की प्रकाशित उपन्यास सीमाएं टूटती है को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक चिथड़ा सुख उपन्यास यह निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है, निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। वहीं
तीसरा आदमी उपन्यास कमलेश्वर का है, कमलेश्वर का है। और राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया है उखड़े हुए लोग, राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया है उखड़े हुए लोग। बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ और देखते हैं 34वां प्रश्न कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से शोभित करने वाले व्यक्ति कौन है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब चयनित करिए। 34वां प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो है वह धनपत राय था। इनको प्रेमचंद नाम किसने दिया। पिता का नाम इनके अजायब राय था और लमही में यह जन्मे थे, तो इन्हें किसने प्रेमचंद नाम से सुशोभित किया। और इस प्रश्न का जवाब सेलेक्ट किया है आपने मुंशी दया नारायण को, तो विकल्प ए राइट आंसर है। आगे माधवानल काम कंदला काव्य की रचयिता कौन है। माधवानल काम कंदला इस काव्य के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब आलम को आपने चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 स्वयंभू की कृति का नाम है। प्रश्न संख्या 36 है कि स्वयंभू की कृति का नाम पूछा जा रहा है आपसे, और आपने निर्विवाद रूप से आप जानते हैं कि यह भ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और इनकी इसमें से प्रमुख रचना पूछी जा रही है। पौमचेरी उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब भ्रंश का वाल्मीकि भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य किसकी रचना है। सिद्ध साहित्य देखिए यह एक शोध ग्रंथ है और धर्मवीर भारती को चुना आपने, तो बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न काफी रिपीटेड प्रश्न है कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जमपाओ अवहट्टा, यह पंक्ति किस कवि की है। 38वें प्रश्न का सही जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा। कीर्तिलता से अवतरित यह पंक्तियां विद्यापति की हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 कि हिंदी के किस साहित्यकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं। शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि किसने माना है। और आपने इस प्रश्न का जवाब गणपत चंद्र गुप्त को चुना, तो विकल्प ए के साथ आप बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। वैसे तो अधिकांश विद्वान क्या है सरहपा या सरहपात को मानते हैं हिंदी का पहला कवि। आगे निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। सिद्ध साहित्य से संबंधित कौन रचनाकार इसमें नहीं है, और आपने इसमें गोपी चंद को चुन लिया, तो डी विकल्प राइट आंसर है। गोपी चंद नाथ साहित्य से संबंधित हैं, नाथ साहित्य से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 41 है कि हिंदी किस भाषा परिवार की, और जवाब में भारोपीय परिवार विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। आगे पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हैं। विकल्प सी को चयनित करके राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 43 झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब आपने चयनित किया किसको, तो यह बुंदेली अगर चुना है विकल्प ए को, तो राइट आंसर है। विभाषा एक प्रांत या रिक्त स्थान है, इसमें पूछा जा रहा है क्या भरा जाएगा, तो उप प्रांत या प्रांत विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। आगे कार्यालय हिंदी
की भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब, देखिए अगर अभिधा शब्द अभिधात्मक चुना तो बिल्कुल सही जवाब शब्द शक्ति के अंतर्गत वह शब्द शक्ति जिसमें क्या है, जो कहा जाए वही समझा जाए, वाच्यार्थ जिसमें प्रकट हो वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। और कार्यालयी हिंदी जो है वह अभिधात्मक होनी चाहिए, जिससे कि क्या है, सरल तथ्यों को सीधा और स्पष्ट समझा जा सके। अगला प्रश्न है कि बोली का क्षेत्र जब जोड़ा विकसित हो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तब उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो वह एक उपभाषा बनती है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। आगे, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो गाजीपुर में भोजपुरी प्रचलित है। विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि टकसाली भाषा किसको कहते हैं? टकसाली भाषा किसको कहते हैं? तो भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा या टकसाली भाषा या परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? और इस प्रश्न का जवाब आपने ब्रज भाषा चुना, तो ये विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम पूछा जा रहा है, तो मैथिली, मगही, भोजपुरी, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। मैथिली, मगही, भोजपुरी यह बिहारी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न, है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की? प्रश्न संख्या 51 में मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा विट्ठलनाथ को। विट्ठलनाथ ने 4 अपने और 4 अपने पिता के शिष्यों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में, जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे कुंभनदास, सूरदास और कृष्णदास, परमानंददास। ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वहीं विट्ठलनाथ के शिष्यों में देखा जाए तो विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों में गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास, ये 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय का संस्थापक पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? हरिदास निरंजनी, हरिवंश, विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। स्वामी हरिदास थे। आगे, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना इसमें से कौन सी है? तुलसीदास की अंतिम रचना जो है वह हनुमान बाहुक है, जिसे उन्होंने बाहु रोग से मुक्त के लिए लिखा था। डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54 है कि मृगावती किसकी रचना है? मृगावती का रचनाकार पूछा जा रहा है। काफी चर्चित कुतुबन की रचना आपने चुना, तो बी विकल्प राइट आंसर है। 1501 ईस्वी इसका रचना काल है। कुतुबन जौनपुर के बादशाह हुसैन के राजाश्रित कवि थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 55 राइट आंसर, रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? तो इसमें पद्माकर जो हैं ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीत काल में रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा और रीत सिद्ध काव्यधारा है।
तो रीति मुक्त कवियों में आपके घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा, द्विजदेव, इन लोगों का नाम आता है। वहीं रीत सिद्ध कवियों में काफी चर्चित हैं बिहारी हैं आपके, रसनिधि हैं, वृंद कवि हैं, पजनेश हैं, राम सहाय हैं, सेनापति हैं। वहीं रीतिबद्ध काव्यधारा में केशवदास, कृपाराम, कुलपति मिश्र, देव, मदमाकर, भिखारी दास, मतीराम, ये लोग आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब, तो आप जानते हैं कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत या संयुक्त स्वर, ये 3 होते हैं। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा स्वर इसमें दीर्घ नहीं है। तो देखिए ये तीनों दीर्घ हो जाएंगे और ऊ जो है यह ह्रस्व हो जाएगा। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। तो हिंदी में 2 ही वचन हैं, याद रखिएगा, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है गारसा दत्तासी ने 1839 ईस्वी में इस्तवार द ला लिटरेत्योर हिंदुस्तानी नाम से ग्रंथ लिखा था और जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि पंडित सअल सत्य बखाणई देहै बुद्ध बसंत न जाणई, यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सराफा को चुन लिया। तो विकल्प ए राइट आंसर है। इन्हें सहजयान का प्रवर्तक भी माना जाता है और राहुल सांकृत्यायन जी इनको हिंदी साहित्य का पहला कवि भी मानते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 भेद होते हैं। विकल्प बी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। तत्सम जो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं यानी संस्कृत भाषा से सीधे सीधे आ गए, तद्भव यानी जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, और देशज जो लोक बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं, विदेशी जो अन्य भाषाओं से गृहीत किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब निरपराध, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब, तो ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा लिखा गया वर्ण रत्नाकर, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। संज्ञा, आकाश शब्द इसमें अगर आपने संज्ञा चुना है तो राइट आंसर है। समास के पदों को अलग करना क्या कहलाता है। तो समास के पदों को जब अलग अलग करते हैं तो वह विग्रह कहलाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। प्रत्यंग में अव्ययी भाव समास होगा। ये विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। तो साहित्य में रस का अर्थ जो है वह साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति होती है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्त में धर्म शब्द क्या है। तो इसका मतलब है कि गुण, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन संधि का गुण है। देखिए संधि में समास होता है, संधि का अर्थ अलगाव होता है, संधि पदों का योग है
और संधि निरर्थक अक्षरों के योग से। सभी विकल्प इसके गलत हैं, इसमें सारे विकल्प गलत हैं। विकल्प ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। संधि क्या है? निकटवर्ती अक्षरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। आगे, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वे क्या कहलाते हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने क्या चुना? तत्सम, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि वाक्य विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। शब्द विचार, वर्ण विचार और वाक्य विचार, इन तीन चीजों का अध्ययन किया जाता है किसमें? हिंदी व्याकरण में। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि वाक्य विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा। और प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब वाक्यों का आपने चुना, तो राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न, अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें से देखिए, तरंग शब्द यह किसका? लहर का पर्यायवाची है, लहर का पर्यायवाची है। घोड़ा, घोटक, है, बाज, ये सब अश्व के हैं। छंद के कितने भेद हैं? प्रश्न संख्या 72 में राइट आंसर। तो छंद मुख्यतः क्या होता है? 4 तरह का होता है। वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, इसके बाद वर्णिक वृत्त छंद और मुक्तक छंद। तो विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? प्रश्न संख्या 73 में सही जवाब सेना को चुन लिया आपने, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब क्या चुना आपने? और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने, मुझे उम्मीद है कि संधि चुना होगा, तो ए विकल्प के साथ सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द वर्तनी देश से शुद्ध हैं? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प ए वागार्थ को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भाषा में शब्द और अर्थ के देश से सौंदर्य उत्पन्न कौन करता है? जवाब में अलंकार को चुना आपने, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अध का विलोम क्या होगा? तो अध यानी अधूरा, पूर्ण यानी पूरा, विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम शब्द इसमें से वह को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो वह क्रिया होती है, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब आपने पिंगल मुनि को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट लेगा यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।